हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चे, लास्ट हमने सेल के बारे में पढ़ लिया था। सेल किसने डिस्कवर किया, हमने ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये सब सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए थे। फिर इसके अलावा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक भी करा था। आज हम करने जा रहे हैं ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ने। ऑर्गेनेलिस से पहले एक टॉपिक तुम लोगों का रह गया है, सेल वॉल। और हमने सेल वॉल पढ़ना है। सेल वॉल कहाँ पे थे हमारी, ये हमारा सेल है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी सेल की, वो हमारी होती है सेल वॉल, और इनर मोस्ट होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यही चीज हमने पढ़नी है। सेल वॉल का तुम लोगों का काम क्या है, कि सेल वॉल का काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसका क्या काम है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन के अलावा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है सेल को। ओके। प्लांट की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की। ओके। इसके अलावा इस टॉपिक में सेल वॉल में एक टर्म आती है, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस। अब ये प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है? तीन टाइप्स के सॉल्यूशन करवाए थे, हाइपो, हाइपर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसमें से अगर तुम लोगों को याद हो कि एक चीज करी थी हमने, कि अगर कोई भी एक सेल हो, उस सेल का अगर वाटर लॉस हो जाए हमारा, ठीक है, जब इस सेल का वाटर लॉस हुआ तो क्या होगा, सेल हमारा श्रिंक होना शुरू होगा। सेल कैसा दिखेगा, इस शेप में दिखेगा। अभी सेल हमारा क्या हो गया, श्रिंक। इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है, ये चीज होगी। इसके बाद तुम लोगों की ऑर्गेनेलिस है। ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी पढ़ोगे तुम? न्यूक्लियस, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप्स करोगे, SCR एंड RER। गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एंड प्लास्टिड्स। 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्गेनेलिस हम आज करेंगे और तुम लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा कैसा होता है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, ठीक है, और डबल लेयर होती है इसकी। कैसी होती है इसकी? डबल लेयर होती है। ओके। जो ये इसकी मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके। अब बीच में कुछ जगह छोड़ी हुई है यहाँ पे, ये जो ये जगह है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर कोर। ओके। अब इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियस, जो एक चीज मैंने बनाई है, कहाँ पे हमें देखने को मिलती है? ये न्यूक्लियस ऑर्गेनेलिस हमें देखने को मिलती है यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में हमें ये न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। प्रोकैरियोटिक सेल में हमें ये न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा। और इसी के अंदर हमारा क्या होता है, DNA, हमारा RNA, हमारे प्रोटीन्स जो हैं, इसी के बीच में होते हैं। ठीक है। अब न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस हमारा डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ये तुम लोगों को याद रखने की चीज है कि डिस्कवर किसने किया था, ये चीज होगी। अब इसमें काम की चीज क्या है तुम लोगों का? DNA। ठीक है। DNA के बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए। DNA होता कैसे है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके बीच में बॉन्ड्स बने होते हैं। कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने होते हैं। और 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। कौन कौन से? A T C G, G C T A T A
ऐसे कुछ बॉन्ड्स लगे होते हैं। इसमें 4 नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं ये कौन से हैं? ए से होता है हमारा एडेनिन। ओके, एडेनिन हमेशा हमारा थाइमिन के साथ बाइंड करता है। एडेनिन किसके साथ बाइंड करेगा? हमेशा थाइमिन के साथ। और एक होता है साइटोसिन जो हमेशा बाइंड करता है गुआनिन के साथ। ओके, ये चीज तुम लोगों को पता होनी चाहिए। और बीच में बॉन्ड कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डी ऑक्सी राइबो, क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इस डीएनए में एक टर्म आती है। टर्म क्या आती है डीएनए में? जीन। ये जीन चीज क्या है? जीन मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए, मतलब ये डीएनए का एक सेगमेंट को मैं क्या बोलूंगी? जीन। और जीन क्या करते हैं? हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो जीन क्या आ गया? हमारा डीएनए। फिर एक टर्म और आती है अलील। अलील भी अगर तुम लोगों को मैं बताऊं सिंप्लीफाई करके, तो अलील भी क्या है हमारा? ये डीएनए है। डीएनए के एक पार्ट को हम बोलते हैं जीन। सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। अलील क्या होता है? जीन का एक पार्ट को हम बोलते हैं अलील। मतलब बेसिकली जीन अलील डीएनए एक ही चीज है, बस क्या है? इसका जीन का पार्ट है। तो ये चीज होगी हमारी। इसके बाद जो ये चीज हमने करी ये है प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। इससे ज्यादा डिटेल में तुम लोगों को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्लास 9 है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जब तुम लोग क्लास 11 में चले जाओगे, क्लास 11 में मेडिकल रखा, वहां पे तुम लोगों के काम में आ जाएगा ये। इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में कैसा होता है? मेन डिफरेंस क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ये। ठीक है, प्रोकैरियोटिक के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल अगर मैं बनाऊं ऐसे, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया हमारा, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इनके पास कुछ स्ट्रक्चर होता है जो इतना डिफाइंड नहीं होता, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। ओके, यही हमारा क्या है? इसी में ही न्यूक्लियस मतलब इसी में हमारा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन जो है वो लगा होता है, पड़ा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में बेसिक डिफरेंस ये आता है। एक चीज जो एक और चीज जो तुम लोगों को मुझे बताना भूल गया इसकी लेबलिंग में ही। अब यहाँ पे एक क्या है? न्यूक्लियस एक ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस के अंदर एक और ऑर्गेनेली आती है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। ठीक है, लगा पता? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक ऑर्गेनेली है दैट इज न्यूक्लियोलस। क्या है कि यही एक ऐसा एरिया है जो हमारा प्राइम साइड है जहाँ पे हमारे प्रोटीन्स बनते हैं, हमारे आरएनए यहाँ पे होते हैं, यहीं पर ही हमारे राइबोसोम्स जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, यहीं पर ही हमारे राइबोसोम्स बनते हैं। तो ये तुम लोगों का डीएनए वाला पार्ट खत्म हो गया। अब डीएनए के बाद क्या है? सॉरी, न्यूक्लियस वाला पार्ट खत्म हो गया, तो ये हमारा खत्म हो गया। अब आगे है ईआर। ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर कहाँ पे होता है? जो ये हमारा न्यूक्लियस है, मैं यहाँ पे न्यूक्लियस बनाऊं। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे न्यूक्लियस के आसपास देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक कौन सा है? आर ई आर। आर मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आसपास लगा होता है यहाँ पे। ये जो मैं डॉट्स डॉट्स बना रही हूँ, जिस ऐसे इस टाइप के स्ट्रक्चर के ऊपर से डॉट डॉट्स बने हों, दाने दाने बने हों, ये हमारा क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है? हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये डॉट डॉट्स बने ये क्या है? ये हमारे हैं राइबोसोम्स।
क्या है ये हमारे राइबोसोम्स, जो कि कहाँ से आए, हमारे न्यूक्लियोलस से। राइबोसोम्स का क्या काम है? अब इसी टॉपिक में तुम लोगों के दो ऑर्गेनेल्स कवर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने राइबोसोम्स लिखा नहीं, यहीं पर कवर हो जाएगा। राइबोसोम्स को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, राइबोसोम्स क्या है, हमारे प्रोटीन फैक्ट्रीज, ये प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम्स ऐसे होते हैं देखने में, ऐसे सब यूनिट होती है, एक लार्जर सब यूनिट होती है, एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। इसका काम क्या होता है, यहाँ से हमारा mRNA आता है और आगे जाके वो प्रोटीन बना देता है। तो राइबोसोम्स हमारे प्रोटीन बनाते हैं। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स लगे हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं, दैट मींस जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या बनाएंगे, प्रोटीन ही बनाएंगे। उनका फंक्शन भी क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन। ठीक है, ये चीज होगी। फिर दूसरी टाइप क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ कहीं पड़ी होगी साइटोप्लाज्म में ही, सपोज यहाँ पे पड़ी हुई है ऐसे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन करना, कि जो भी टॉक्सिन्स आए हैं, क्या फंक्शन है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स, कि जो भी टॉक्सिन्स वगैरह ड्रग्स वगैरह आ रहे हैं उनका उसने ब्रेक डाउन करना, ये चीज आ गई। प्लस इसके अलावा लिपिड, या मैं बोल रहा हूँ फैट, सॉरी, ऑयल ड्रॉपलेट्स बनाना, ये काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इसके अलावा ये कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसे हॉर्मोन्स, या हॉर्मोन्स नहीं बोलूंगी मैं, कि कुछ ऐसे फैट एंड प्रोटीन्स रिलीज करते हैं जो एज ए एंजाइम और हार्मोन की तरह काम करते हैं। जैसे कि हमारे आगे स्टीरॉइड हार्मोन, स्टीरॉइड हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तो ये सब चीजें भी करती हैं। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब भी फैट और ये प्रोटीन चीजें बनाते हैं, ये सब चीजों का काम करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, बायोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, तो अभी तक क्या कर लिया हमने, न्यूक्लियस कर लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एससीआर एंड आरईआर हो गया। अब आगे है गोल्जी बॉडी। अब आगे है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी हमारी कहाँ पे होती है, जैसे कि ये हमने न्यूक्लियस बनाया था, इसके यहाँ पे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया था, और गोल्जी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यहीं पर ही आसपास ही होती है थोड़ी सी। जैसे सपोज मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, यहीं पे ही देखने को मिलती है। अब गोल्जी बॉडी में क्या बोल रहे हैं, कि बोलते हैं कि इसमें पैरेलली ऐसे कुछ हमारी ऑर्गेनेली स्टैक लाइक पैरेलली अरेंज्ड हुई होती है, और इसको हम बोलते हैं सिस्टर्न्स। अब गोल्जी बॉडी क्या करती है, अब यहाँ पे हमारे क्या लगे हुए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है। ये क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो हमारा यहाँ पे प्रोटीन आया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रोटीन आया, वो यहाँ पे गया अंदर। फिर ये गोल्जी बॉडी क्या करेगा, इस प्रोटीन को पैक करके बाहर निकाल देगा। तो गोल्जी बॉडी का क्या काम आ जाता है, पैकेजिंग में। ठीक है, पैकेजिंग में काम आ जाता है। अब जो इसने प्रोटीन को पैक करके निकाला, फिर आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट भी करती है जहां पे इसने जाना हो। तो इसका काम पैकेजिंग में, हमारा ट्रांसपोर्टिंग में। ठीक है, इसके अलावा लाइसोसोम्स बनाने में, जो यहाँ पे बनाए ना मैंने ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स बनाने में भी इनका काम आता है। ठीक है, ये चीज होगी। गोल्जी बॉडी के बाद हमारा क्या आता है, लाइसोसोम्स, जो हमने भी ये पढ़ा, यही पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम्स क्या है, लाइसोसोम क्या है, एक ऑर्गेनेली है। क्या है, ऑर्गेनेली है, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स हैं। वो एंजाइम्स कौन से, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। अब लाइसोसोम्स का क्या काम है, अब सेल में बहुत कुछ चीजें बन रही है ना। अब जो ये यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, राइबोसोम्स भी है, गोल्जी बॉडीज भी है। राइबोसोम्स यहाँ पे भी हैं, अटैच्ड फॉर्म में भी हैं, राइबोसोम्स फ्री स्टेट में भी होते हैं।
ठीक है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। तो सेल के अंदर बहुत सी चीजें बन रही हैं, बहुत सी चीजें टूट रही हैं। सेल के अंदर फूड भी आ रहा है, बैक्टीरिया भी आ रहा है, तो लाइसोसोम्स क्या करता है, उनको मार देता है। कि मोस्टली जो अपना हाइड्रोलिटिक एंजाइम से जो भी उसको लगता है वेस्ट चीज लगती है, वो उसको किल कर देता है, उसको मार देता है। टॉक्सिन्स को, ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन कर दी, उनको मार दिया, बैक्टीरिया को मार दी, सब चीजें कर दी। बट कई बार क्या होता है कि अगर कई बार सेलुलर मेटाबॉलिज्म की वजह से, सेलुलर मेटाबॉलिज्म की वजह से, या कई बार सेल अगर डैमेज हो जाए उसकी वजह से हमारा जो लाइसोसोम्स है ये फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। तो फटने के बाद क्या होगा, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बाहर निकल आएंगे। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बाहर निकल आए, ये एंजाइम्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जब ये फटने के बाद एंजाइम्स बाहर निकले, तो सेल के अंदर जो चीजें थी, प्रोटीन्स थे, जो इतनी सब चीजें थी, जो बेनिफिशियल चीजें थी, वो भी हमारा ब्रेक, उनका भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, वो भी डैमेज हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगी। तो धीरे धीरे हमारा सेल मर जाता है। तो धीरे धीरे हमारा सेल डैमेज हो जाता है और एंड में वो मर जाता है। इसलिए हम लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, क्या बताया मैंने कि बिकॉज ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, या सेल अगर डैमेज हो जाए उसकी वजह से हमारे लाइसोसोम्स फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। फिर बर्स्ट होने के बाद हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बाहर निकल आए। तो जब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बाहर निकल आए, तो वो जो सेल के अंदर चीजें बन रही हैं उन सबको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। तो वो उनको डाइजेस्ट करना शुरू किया, जो जो कि सेल को चाहिए वो खत्म होना शुरू हो गया, तो सेल एंड में मर जाएगा। तो लाइसोसोम्स का काम ये होता है। ये हो गया राइबोसोम्स, मैंने वहां से बता दिया। फिर इसके बाद मेन चीज हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहीं भी हो सकता है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ऐसी एक ऑर्गेनेली होती है, ठीक है। एक इसकी लेयर है आउटर मेम्ब्रेन, एक इसकी अंदर क्या है, इनर मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन्स होती है। अब सेल में न्यूक्लियस के अलावा, एक तो न्यूक्लियस में डीएनए है, न्यूक्लियस के अलावा एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसके पास खुद का क्या है, डीएनए, जिसके पास खुद का आरएनए भी है, और राइबोसोम्स भी होते हैं। एक न्यूक्लियस के अलावा एक ये ऑर्गेनेली है, एक और भी है प्लास्टिड। अब राइबोसोम्स का, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया का ये हो गया कि दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। इस एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन, के साइन भी बोलते हैं ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ओके, जो ये एटीपी है इसको एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट बोलते हैं। एडिनोसिन को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ओके, ये एटीपी कहाँ पे बनता है, जो यहाँ पे बताया ना मैंने, मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जो अंदर का जो फोल्ड है, जो फोल्ड्स बने, यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे हमारी एटीपी बनती है, इनमें, इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्या बनती है, एटीपी। एटीपी बनती कैसे है, हमारी जो रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान पे जो ऑक्सीजन जब हमारी ग्लूकोज के साथ बाइंड करती है, तब ये जाती है सेल के अंदर। ठीक है, ग्लूकोज हमारा गया अंदर, ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ठीक है, पायरुवेट में कन्वर्ट होके फिर ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, और यहाँ पे हमारा क्या बनते हैं, एटीपी। जब ग्लूकोज से पायरुवेट कन्वर्ट हुआ, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, और पायरुवेट से जब एटीपी बना, इस साइकिल को हम बोलते हैं क्रेब साइकिल, KREB, क्रेब साइकिल। तो एटीपी हमारा ऐसे बनता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है प्लास्टिड्स।
ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बता के हटी कि सेल में न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है और प्लास्टिड्स के पास खुद का डीएनए होता है। प्लास्टिड्स के पास क्या है, एक तो डीएनए है, उनका जेनेटिक मटेरियल है। प्लस प्लास्टिड्स 3 टाइप्स के होते हैं जो तुम लोगों को पढ़ने की जरूरत है। एक है ल्यूकोप्लास्ट, वैसे कि डिटेल में जाए तो बहुत ज्यादा टाइप्स होती हैं इसकी। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। ये इसकी 3 टाइप्स है। जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये जो क्रोमो क्लोरो है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हमें कहीं पे भी देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पे सेल में कहीं पे भी देखने को मिल जाती है। ठीक है। अब जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट क्या करती है, ल्यूकोप्लास्ट क्या करती है, कलर प्रोवाइड करती है व्हाइट, मतलब ल्यूकोप्लास्ट हमारी कलरलेस है। तो प्लांट में ये हो देखने को मिलती है। प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट जो कलरलेस होता है, वो कौन सा होता है, हमारे रूट्स। रूट्स हमारे व्हाइट कलर के होते हैं, है ना। तो ये हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है। इसके अलावा ल्यूकोप्लास्ट फूड को भी स्टोर करता है। फूड को भी क्या करता है, ये स्टोर करता है। जैसे कि तुम लोगों ने कई प्लांट्स देखे होंगे, उनकी जो रूट्स होती है वो सूजी हुई होती है। एग्जाम्पल के तौर पे से टर्निप है, टर्निप ऐसे होता है हमारा, है ना। रेडिश, हमारी मूली जो होती है वो थोड़ी सी ऐसी देखने को मिलती है। सब क्या है, रूट्स ही है। होता क्या है कि इन इन प्लांट्स की जो स्टेम है ना, वो ऐसी होती है डिस्क्वाइड, मतलब इन प्लांट्स के स्टेम जो है रिड्यूस हो चुकी है। और ऊपर क्या है, सिर्फ लीव्स देखने को मिलते हैं हमें। तो लीफ का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, खाना बनाना, ग्लूकोज बनाना। तो लीफ ने जो खाना बनाया, वो खाना बना के भेजेगा कहाँ पे, क्योंकि स्टेम तो रिड्यूस हो चुकी है, तो उसे खाना बना के वो यहाँ पे रूट्स में भेजना शुरू कर देता है। रूट्स में भेजता गया, रूट्स में स्टोर होता गया, और रूट्स हमारे क्या होगी, सूज गई, स्वॉलन शेप में होगी। तो ये हमारा काम कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट करते हैं। आगे है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं, क्रोमोप्लास्ट हमारा कलर देते हैं, COLOR, कलर देते हैं फ्रूट्स को, हमारे फ्लावर्स को कलर देते हैं, हमारे लीव्स को कलर देते हैं। जो लीव्स येलो या ग्रीन कलर के होते हैं। जैसे कि अब कैरेट है, कैरेट हमारी गाजरी रंग की ही क्यों है, क्योंकि उसके पास कैरोटीन है। सेम विद टमाटो, टमाटो का कलर लाल क्यों है, क्योंकि उसके पास लिकोपीन है। आगे है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, इस टाइप की शेप देखने को मिलती है हमें, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ऐसा कुछ क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास जो मेन चीज जो तुम लोगों को करने की जरूरत है, उसके पास एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है। ठीक है। प्लस लीव्स का कलर ग्रीन है, इस एक चीज तो ये होगी। प्लस क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि जब सनलाइट पड़ती है तो क्लोरोफिल ही सनलाइट को कैप्चर करती है, जिसकी वजह से वो जो सनलाइट है, जो सोलर एनर्जी है, वो हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब सनलाइट पड़ी एंड में ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज इज अ केमिकल। तो क्लोरोफिल की वजह से ही वो चीज होती है। तो क्लोरोप्लास्ट में ये चीज है। तो ये तुम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पे तुम लोगों ने प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, 4 ऑर्गेनेल्स ये कर ली। और इससे पहले तुम लोगों ने न्यूक्लियस पढ़ा एंड हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स पढ़े। तो तुम लोगों की ये सारी की सारी ऑर्गेनेल्स खत्म हो गई है। तो बच्चों आई होप तुम लोगों को ये समझ आ गया होगा, बहुत ही ईजी करके मैंने शॉर्ट करके बता दिया।